ट्रंप ने अभी रिसेंटली $1 लाख जो है वो एम्प्लॉयर फीस पे करेगा। H1 लॉटरी वीज़ा जिन लोगों की ऑलरेडी पिटीशन अप्रूव होके उन लोगों के ऊपर ये $1 लाख लागू नहीं होगा। 2025 के अंदर मार्च 2008 के वीज़े लग रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम यूएस इमिग्रेशन के बारे में आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे आगाह करते रहें। आज फिर हमने दावत दी है मोहम्मद आतिफ अटॉर्नी एट लॉ को अपने ऑफिस में कि ये हमें फैमिली और वर्क वीज़ा के मुतालिक हमारे साथ गुफ्तगू करें, और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आतिफ साहब से करूँगा आज H1 के वीज़े के हवाले से, क्योंकि इसके बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं, या मिसकंसेप्शन नहीं कहना चाहता, ये कहना चाहता हूँ कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और मेरी सबसे दरख्वास्त है ख़ास तौर पे यूथ से कि ये दुनिया ना इंफॉर्मेशन की दुनिया है, इंफॉर्मेशन को डिग करें। H1 के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ख़त्म हो गया, अब होगा नहीं, $1 लाख कौन देगा, तो इसके बारे में ज़रा क्लैरिटी दें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए H1 वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ और इसके अंदर चेंजेस ज़रूर आई हैं। ट्रंप ने अभी रिसेंटली इसके ऊपर $1 लाख जो है वो एम्प्लॉयर फीस पे करेगा अगर वो कोई फॉरेन वर्कर को लेके आता है। अब लोगों ने समझा जी कि $1 लाख कौन देगा। लोगों ने इसको स्टडी नहीं किया कि इन टोटलिटी इन एंटायरिटी ये लॉ है क्या, ये क्या चेंजेस आई हैं। H1 जैसा कि आपको पता है कि एक लॉटरी वीज़ा है और 65,000 वीज़ा होता है जिसमें तकरीबन 2.5 से 3 लाख एप्लीकेशंस आती हैं और उसके अंदर 65,000 एप्लीकेंट्स जो हैं वो पिकअप होते हैं, इलेक्ट होते हैं। ट्रंप ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि जी, ट्रंप ने $1 लाख जो फीस लगाई है वो प्रोस्पेक्टिव है, जो कि मार्च 2026 की जो लॉटरी है उससे स्टार्ट होगा। वो लोग जिन लोगों की ऑलरेडी पिटीशन अप्रूव होके वीज़ा के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में जा चुकी हुई है, उन लोगों के ऊपर ये $1 लाख लागू नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अगर कोई ऐसा बंदा जो यहाँ से यूएस इंस्टीट्यूट से अपनी बैचलर्स कंप्लीट करता है, ये उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। लोगों को ये, मेरे नाजरीन को और सुनने वालों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो 100,000 फीस है वो जो लोगों के बच्चे यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे इतनी महंगी $1 लाख फीसें दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाएगी B1 वीज़े को लेने के लिए। जो फैमिली वीज़ा है, जैसे बहुत से बच्चों की शादियां हो रही हैं, उनका क्या करंट स्टेटस चल रहा है, कितना टाइम लग रहा है? जो स्पाउसेस को बुला रहे हैं वो बड़ा एक इशू बना हुआ है कि लोगों को टाइम बहुत लग रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये भी बहुत सारी मुझे कॉल्स आ रही हैं, इंक्वायरीज आ रही हैं कि जो लोग US सिटीज़न जाता है यहाँ से पाकिस्तान से या किसी भी दुनिया के कोने से, वो शादी करके वाइफ को लेके आना चाह रहा है। अब इस वक्त कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल लग जाते हैं। US सिटीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, और जो ग्रीन कार्ड है वो तकरीबन 5 से 7 साल लग रहे हैं। अब उसके अंदर लोगों का क्वेश्चन ये है जी कि ये पहली बात तो ये कि ये क्यों लग रहा है। अच्छा, जो आप जब एक एप्लीकेशन का जो अप्रूवल टाइम है वो तकरीबन 15 महीने है। 15 तो एक तो वो हो गया। फिर आपका केस जाता है नेशनल वीज़ा सेंटर, वहाँ पे अपने सारे सिविल डॉक्यूमेंट जो और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, तकरीबन 3 से 4 महीने वो ले लेते हैं। तकरीबन 1.5 साल के करीब आपको लग जाता है नेशनल वीज़ा सेंटर तक पहुँचते। तो ये सब चीज़ें जब आप इसको एड अप करते हैं तो तकरीबन 4 साल लग जाते हैं। अगर आप आज किसी अपनी शादी करके अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करते हैं वो 4 साल तक नहीं आ सकती। अब इसका अल्टरनेटिव ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने नाजरीन को कि जी मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप सारे ऐसे करें। उसका जो एक अल्टरनेटिव है वो ये है, वो एक फियांसे वीज़ा होता है कि आप अगर एंगेजमेंट करके आ जाएं और उसके अंदर आप शादी ना करें, आप वो आपकी फियांसे वीज़ा जिसको हम K1 वीज़ा होता है, उसके अंदर आप एंगेजमेंट करके आएँ। उसकी जो उस K1 वीज़े की रिक्वायरमेंट है, हम नेक्स्ट टाइम उसका एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके आए तो तकरीबन 9 महीने के अंदर, 9 से 12 महीने के अंदर वो पिटीशन अप्रूव हो जाती है और तकरीबन 3 से 4 महीने के अंदर आपको वीज़ा इशू हो जाता है, अगर इफ़ एवरीथिंग गो स्मूथ। तो तकरीबन 1.25 साल के अंदर, 15 महीने के अंदर आपकी जो फियांसी है वो यहाँ आ जाती है
उसके बाद आप 90 डेज के अंदर आपने शादी करके तो ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन यहाँ पे डालनी होती है। मेरी जनरेशन के लोग जो अमेरिका आए हैं, उनके जो बड़े सिबलिंग्स हैं, बड़े बहन भाई हैं, उनकी पिटिशन्स अप्रूव हो गई हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। अब हमारे रिश्तेदारों में भी और दोस्तों में भी बहुत से दोस्तों के जो बड़े सिबलिंग्स हैं, 70 साल का, 75 साल का, वो लोग मूव हो रहे हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं और वो ग्रीन कार्ड लेके अमेरिका आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद वो आके अपने बच्चों के लिए केस फाइल कर रहे हैं और बेचारे एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ये रोशनी डालें कि उनके कौन से बच्चे किस एज के हैं और क्या बेनिफिट होगा उनको, वो जो ये दुख तकलीफ उठा रहे हैं, क्या इसका फ़ायदा भी होगा उनके बच्चों को? देखिए, ये एक बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है। जब आप किसी को अप्लाई कर, जैसे आपने कहा आपने किसी का अप्लाई कर दिया, तो आज की तारीख में आसिफ साहब 18 से 19 साल लग रहे हैं। यानी कि आज हम 2025 के अंदर मार्च 2008 के वीज़े लग रहे हैं। अब उसके अंदर आपके जो बच्चे, आपकी वाइफ और आपके बच्चे जो 21 साल से नीचे, वो तो आ जाएंगे। पहले एक एक्ट होता था, CSPA एक्ट था, होता नहीं था, अभी भी है, लेकिन उसके अंदर अगर आपके बच्चे जो हैं वो 21 साल से ऊपर हो जाते थे तो उस काफ़ी हद तक उसके अंदर वो एक फार्मूला है, उसके तहत जो बच्चे 22-23 के भी हो जाते थे उसको वो साथ आ जाते थे। अभी जो रिसेंटली मुझे इंफॉर्मेशन आ रही है, जो क्लाइंट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अब उन्होंने इसको CSP एक्ट को बहुत स्ट्रिक्टली कंप्लाइंस कर दी है इसकी। और अगर आपका बच्चा एक दिन भी ऊपर हो गया, उसको वो किसी किस्म की रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार नहीं है। अब आपने अप्लाई करना है, बिल्कुल आप अप्लाई करें, लेकिन ये ज़हन में रखें कि 18 से 20 साल लगेंगे। अब उसका एक जो एक्सटेंशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है जी, तो फिर वो जो बच्चा 21 साल से ऊपर चला गया है, उसका क्या बनेगा? उसका मुस्तकबिल ये होता है कि जैसे आप जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है, जब उसको वीज़ा मिलता है वो यहाँ पे आ जाए। अगर उनका बच्चा 21 साल से ऊपर हो गया है, वो फिर भी उसके लिए पिटिशन फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो अनमैरिड रहे। अगर वो अनमैरिड है, बेशक वो 21 साल से ऊपर हो गया है, एक ग्रीन कार्ड होल्डर जो है वो अपने बच्चे को स्पॉन्सर कर सकता है। लेकिन अगर उसने शादी कर ली तो वो उस कैटेगरी से बाहर चला जाएगा। लेकिन आदिल साहब, मेरे पास करंट केस है, एक बेवा औरत है, वो आ गई हैं वीज़े पे, उनकी बच्चियां 2 हैं, वो पीछे हैं। एक बच्ची जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि 18 साल से ऊपर हो गई है, लेकिन वो आई हैं यहाँ पे, वो अपनी बेटियों के पास रह रही हैं और उन्होंने उसका वीज़ा अप्लाई किया है। अब कब वो वीज़ा आएगा, वो बेचारी यहाँ पे हैं, ये इसको भी 10 साल लगेंगे, इसको भी 15 साल लगेंगे, या जल्दी आ जाएगी? नहीं, उसको भी टाइम तो लगेगा, लेकिन ये जैसे आप कह रहे हैं 10 से 15 साल तो नहीं, तकरीबन 7 से 8 साल का आजकल टाइम पीरियड चल रहा है। और बिल्कुल जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पे काम कर रही है कि किसी तरीके से ये जो फैमिली रीयूनिफिकेशन के तहत इस टाइम को कम किया जाए। और इनको इस टाइम को अभी वो 10 ईयर रूल उसको बोल रहे हैं कि रिगार्डलेस आपने कब वीज़ा फाइल किया है, वो चाहे आपकी F4 कैटेगरी, F3, F2 है, हमने 10 साल से अंदर उस पिटीशन को, जो इमिग्रेशन पिटीशन अप्रूव हुई है, उसका वीज़ा इशू करना है। अब इस पे काम हो रहा है, लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं चले, अल्लाह करे कि ये चीज़ें जल्दी हो जाएं ताकि फैमिली यूनिफिकेशन हो सके। जो लास्ट बात क्वेश्चन है वो मैं आपसे ये करने लगा हूँ कि आपको पता है कि इस वक्त जो सालम के केसेस हैं और पकड़ दकड़ जो अमेरिका में हो रही है, जेलों के क्या हालात हैं, तो मेरी पहले तो दरख्वास्त है कि अगर आप डंकी लगाना चाहते हैं तो ये नहीं करना चाहिए। इलीगल तरीके से इमिग्रेशन हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ कि कुछ नाज़रीन को ये बताएं कि इस वक्त असाइलम के क्या हाल हैं और बॉर्डर क्रॉसिंग्स पे क्या इशू है, ताकि लोग एजेंटों के हाथ में न चढ़ें। आसिफ भाई, पहली बात तो ये कि अब ये बॉर्डर जैसे आपने देखा कि बिल्कुल सिक्योर हो चुका है। ये हमारी जो लास्ट मीटिंग थी उसमें मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 12,500 लोग पर डे के हिसाब से अंदर आ रहे थे। अभी जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं दैट हैज़ गॉन डाउन टू 25 से 30 लोग, बल्कि अब तो रिसेंटली वो बिल्कुल ज़ीरो कर दिया उन्होंने। अब किसी तरीके से आप आ भी जाएं तो वो आपको डिटेंशन में ले लेंगे। मेरे पास केसेस ऐसे हैं जो बच्चे बेचारे लास्ट ईयर नवंबर से जेल के अंदर, डिटेंशन जेल ही हो गए,
ठीक है, क्योंकि ये सिविल डिसोबीडियंस होती है, इसको हम डिटेंशन बोल देते हैं। तो आप अब ये बताएं कि 1 साल से एक बच्चा जो ज़्यादातर जो यंग यूथ ही अंदर है, जिनकी उम्र 18 साल से लेके 27-28 साल तक है, अब वो साल एक अंदर रह रहे हैं। तो आप, मैं जाता हूँ, मैं लोगों को विजिट करता हूँ जो मेरे क्लाइंट है डिटेंशन सेंटर में, स्पेशली जॉर्जिया, टेक्सास, इधर बाकी स्टेट्स में, तो वो आसिफ भाई बेचारे ज़हनी मरीज़ बन गए। वो कहते हैं कि यार हमें यहाँ से किस तरह निकालो। तो मैं अपने नाजरीन को ये एक पैगाम देना चाहूँगा कि अब प्लीज़ अपने बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेलें, उनको ज़रूर भेजें, और लेकिन लीगल तरीके से आएँ। अभी इस वक्त ये असाइलम जो भी एजेंट्स वगैरह हैं उनके थ्रू यहाँ पे आने का, असाइलम का कोई इस वक्त एलिजिबिलिटी नहीं है, और ना ही बॉन्ड मिल रहा है। ये पीछे इन्होंने चेंजिंग की है, USCIS ने अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है, जिसमें उन्होंने जजेस से ये इख्तियार ही वापस ले लिया कि अगर एक बंदा लास्ट 2 साल के अंदर बॉर्डर क्रॉस करके आया है तो एक्सपेडाइटेड रिमूवल में उसको डालते हैं, जिसको हम एक्सपेडाइटेड रिमूवल बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में, और जज उसका बॉन्ड नहीं दे सकता।